हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ में। और हमारी आज की क्लास है वो सहायक पाचन ग्रंथियों के बारे में है। और इस क्लास में हम तीसरे प्रकार की सहायक पाचक ग्रंथि पढ़ेंगे और वो कौन सी है? अग्नाशय। इससे पहले हमने दो सहायक पाचक ग्रंथियाँ पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था लार ग्रंथियों के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा था यकृत के बारे में। और थर्ड ग्रंथि वो कौन सी है? अग्नाशय। आप ध्यान देंगे, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन सी है? तो पहली कौन सी है? यकृत। और सेकंड कौन सी है? तो आप ध्यान देंगे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वह अग्नाशय है। तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो कौन सी है? अग्नाशय होती है। ये हमें ध्यान रखना है। पहली कौन सी है? यकृत। और सेकंड कौन सी है? अग्नाशय होती है। ये हमें ध्यान रखना है। इसकी उत्पत्ति भी किससे होती है? तो आपको ध्यान रखना है इसकी उत्पत्ति होती है वह एंडोड्रम से होती है, यानी भ्रूणीय एंडोड्रम से इनकी उत्पत्ति होती है। तो इस ग्रंथि की उत्पत्ति है वो किससे होती है? भ्रूणीय एंडोड्रम से उत्पत्ति होती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, यह ग्रंथि ये मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। वैसे ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, पर ये दोनों प्रकार की होती है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अर्थात ये किस प्रकार की अंतःस्रावी भी है और किस प्रकार की बहिस्रावी भी है। तो इस प्रकार से बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की यह ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो ये किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। और ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो आप ध्यान देंगे कि ग्रहणी होता है, उस ग्रहणी के मध्य भाग में ये उपस्थित होती हैं। तो ग्रहणी के मध्य भाग में ये उपस्थित होती हैं, यानी तनुपट के नीचे उपस्थित होते हैं, उदर गुहा में उपस्थित होती है। और कहाँ पर उपस्थित होती है? ग्रहणी के मध्य भाग में ये उपस्थित होती है। तो ये हमें उपस्थिति ध्यान रखनी है। अब ध्यान दीजिए, इस ग्रंथि के अंदर दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इसमें ग्रंथि के अंदर आप ध्यान देंगे तो एक समूह पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? एसिनाई कहा जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे एसिनाई होता है, यह 99% भाग का निर्माण करेगा। इस ग्रंथि के 99% भाग का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? एसिनाई के द्वारा होता है। तो इस ग्रंथि के अंदर आप ध्यान देंगे दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। पहला समूह कौन सा? ध्यान रखना है, एसिनाई। और एसिनाई समूह होता है यह किस प्रकार का समूह है? तो आप ध्यान देंगे एसिनाई समूह है वह बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है। किस प्रकार कोशिकाओं का समूह है? बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है। तो बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है वो कौन सा भाग है? तो आप देखेंगे कि बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है वह कौन सा भाग होगा? तो एसिनाई होता है। यानी एसिनाई होगा वो बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है। और कुल भाग का कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है? 98 से 99% भाग का निर्माण करता है। तो लगभग 99% भाग है वो कौन से समूह से बनता है? एसिनाई समूह से निर्मित होता है। इनके द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रावण किया जाता है। इनके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? अग्नाशय रस का स्त्रावण किया जाता है। तो इनके द्वारा आप देखेंगे कि अग्नाशय रस का स्त्रावण किया जाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे तो अग्नाशय रस का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? एसिनाई कोशिका द्वारा। और इन कोशिकाओं से आप ध्यान देंगे पार्श्व में जो वाहिनी जुड़ी होती हैं और उस वाहिनी को हम क्या कहते हैं? तो आपको देखना अग्नाशयी वाहिनियाँ कहा जाता है। छोटी छोटी अग्नाशय की वाहिनियाँ जुड़ी होती है जिन्हें हम क्या कहेंगे? अग्नाशय वाहिनी कहा जाता है। और ये अग्नाशय वाहिनियाँ होती हैं, ये बहुत सारी अग्नाशय वाहिनियाँ मिलकर के और किसका निर्माण करेंगे? मुख्य अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करेंगे। तो मुख्य अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करते हैं वह इन प्रकार की छोटी छोटी वाहिनियाँ होती है मिलकर के करती हैं। और ये मुख्य अग्नाशय वाहिनी होती हैं वह आप ध्यान देंगे यकृत से आने वाली जो सामान्य पित्तवाहिनी होती है उस सामान्य पित्तवाहिनी के साथ मिलकर के हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेक्टर का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से एम्पुला ऑफ वेक्टर का निर्माण है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो ये हम ध्यान देंगे कि अग्नाशय होता है, उस अग्नाशय के अंदर जो मुख्य कोशिकाओं का समूह होता है वो किस प्रकार का होता है? बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है जिन्हें हम एसिनाई कहते हैं। यह कुल अग्नाशय का 99% भाग का निर्माण करती हैं। इनके द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रावण किया जाता है। अग्नाशयी रस होता है वह अग्नाशयी वाहिनियों के माध्यम से किसमें खुलेगा? मुख्य अग्नाशय वाहिनी में खुलता है। और मुख्य अग्नाशय वाहिनी होती है वह यकृत से आने वाली सामान्य पित्त वाहिनी के साथ मिलकर के और आप ध्यान देंगे ग्रहणी के मध्य भाग में खुलती हैं। तो किस
भाग में खुलेगी? ग्रहणी के मध्य भाग में खुलती हैं। और ये मुख्य अग्नाशय वाहिनी होती है, यह मुख्य अग्नाशय वाहिनी होगी, वह जहाँ पर खुलती है उसके शीर्ष पर क्या उपस्थित होता है? तो आपको ध्यान रखना, जहाँ पर खुलेगी वहाँ पर एक स्फिंक्टर उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ, आप ध्यान देंगे, ओडी कहा जाता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है, यानी ओडी की अवरोधनी कहा जाता है। ये हम पहले भी कल भी देखा था हमने कि ओडी की अवरोधनी कौन सी? तो आप ध्यान देंगे जहाँ पर अग्नाशय वाहिनी, अम्पित वाहिनी दोनों मिलकर के और रेक्टस कोलोडोकस नामक वाहिनी की सहायता से खुलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। उसके ऊपर अवरोधनी उपस्थित होती है, कपाट उपस्थित होता है, जो कि अग्नाशय रस एवं पित्त रस होगा उसका नियंत्रण करने का कार्य करता है। यही जो ओडी है, ये अवरोधनी है, ये अवरोधनी कोलेसिस्टोकाइनिन जो एंजाइम है उसकी सहायता से शिथिल हो जाती है, जिसके कारण से एंजाइम स्रावित होते हैं, और जब आवश्यकता नहीं होती है तो ये बंद रहती है, जिसके कारण से एंजाइम स्रावित नहीं होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। पहला समूह कौन सा हो जाएगा? एसिनाई। सेकंड समूह होता है वो कौन सा होता है? अंतःस्रावी कोशिका होता है, जिसे हम लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। क्या कहेंगे? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं, वह दूसरा समूह होता है। ये कौन सी कोशिकाओं का समूह है? अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह है। अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है। उस अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? कोशिकाओं का समूह होता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। यह कुल भाग का 1% भाग होता है। कुल कोशिकाओं कितने प्रतिशत भाग होता है? लगभग 1% भाग होता है, वह लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होता है। और ये अंतःस्रावी कोशिकाओं समूह होता है, और इनकी कोशिकाएं होती हैं, वह आप ध्यान देंगे तो इसमें 4 प्रकार की मुख्य रूप से कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अल्फा कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? अल्फा कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। दूसरी कोशिकाएं होती है बीटा कोशिकाएं, तीसरी डेल्टा कोशिकाएं, चौथी कोशिकाएं एफ कोशिकाएं या पॉलीपेप्टाइड कोशिकाएं उपस्थित होती है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोगोन का स्त्रावण किया जाता है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा? ग्लूकोगोन का स्त्रावण किया जाता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोगोन का स्त्रावण है वो किसके माध्यम से किया जाता है? अल्फा कोशिकाओं के माध्यम से किया जाता है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती है? बीटा कोशिकाएं होती है। और इसमें बीटा कोशिकाएं जो उपस्थित होती हैं, इन बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्त्रावण किया जाता है। कौन से हार्मोन का स्त्रावण किया जाएगा? इंसुलिन का स्त्रावण किया जाता है। तो ग्लूकोगोन हार्मोन का स्त्रावण अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्त्रावण करेगी। जबकि आप ध्यान देंगे डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, इन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा आप देखेंगे तो इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाएगा? सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावण किया जाता है। कुछ मात्रा में गैस्ट्रीन का भी स्त्रावण किया जाता है। मुख्य रूप से किसका स्त्रावण किया जाता है? सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावण किया जाता है। चौथे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एफ सेल कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड कोशिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से एफ सेल या पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है, और इन एफ सेल्स या पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती हैं, इनके माध्यम से आपको ध्यान रखना है पॉलीपेप्टाइड का स्त्रावण किया जाता है। तो इस प्रकार से सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावण डेल्टा कोशिकाओं द्वारा, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोगोन का स्त्रावण किया जाता है, और एफ सेल या पॉलीपेप्टाइड कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा पॉलीपेप्टाइड का स्त्रावण किया जाता है। तो इस प्रकार से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है, उसका स्त्रावण किसके द्वारा किया जाएगा? एफ सेल के माध्यम से किया जाता है। तो ये ग्रंथि थी, वो कौन सी ग्रंथि आपको ध्यान रखने? अग्नाशय ग्रंथि को ध्यान में रखना है। एक बार वापस से सुन लीजिए अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली है यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। यह मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं, जो कि ग्रहणी के मध्य भाग में उपस्थित होती हैं। इसमें 2 प्रकार के कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। पहला समूह हमें ध्यान रखना है कौन सा? एसिनाई। ये बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है, जो कुल कोशिकाओं का 99% भाग का निर्माण करता है। इनके द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रावण किया जाता है। यह अग्नाशयी रस होगा वह अग्नाशयी वाहिनी के माध्यम से मुख्य अग्नाशय वाहिनी में खुलता है, और मुख्य अग्नाशय वाहिनी होती है वह यकृत से आने वाली सामान्य पित्तवाहिनी के साथ मिलकर के हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला फैक्टर का निर्माण करती है, और ये एम्पुला या वेक्टर होता है वो ग्रहणी के मध्य भाग में खुलता है, जिनके शीर्ष पर ओडी की अवरोधनी उपस्थित होती है, जो कि इनके द्वारा स्रावित होने वाले रस के नियंत्रण करने का कार्य करती है। फिर उसके बाद में दूसरा समूह हमें ध्यान रखना है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं।
तो इसमें आप देखेंगे कि यह कुल कोशिकाओं का कितने प्रतिशत भाग होता है, 1% भाग होता है। यह अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें निम्न 4 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन का स्रावण करती हैं। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिन का भी कुछ मात्रा में स्रावित करती हैं, सेरोटोनिन का भी कुछ मात्रा में स्रावण करती है। एफ कोशिकाएं पॉलीपेप्टाइड कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा पॉलीपेप्टाइड का स्रावण किया जाता है। यानी जो अग्राशयी पॉलीपेप्टाइड होता है इसका स्रावण किसके द्वारा, एफ सेल्स या पॉलीपेप्टाइड कोशिकाओं के माध्यम से किया जाता है। तो ये ग्रंथियां थी 3 प्रकार की। पहली हमने लार ग्रंथि देख ली थी, सेकंड यकृत, और थर्ड प्रकार की ग्रंथि है वो कौन सी है, अग्नाशय होती है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित अग्नाशय रस होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि पाचन का कार्य करते हैं, जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, या आप ध्यान देंगे जो या आप ध्यान देंगे काइमोट्रिप्सिन है या ट्रिप्सिनोजन है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोटीन पाचक, और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना अग्नाशयी लाइपेज उपस्थित होता है। तो ये पाचन का कार्य करेंगे। वो पाचन की क्रियाविधि में हम अलग अलग एंजाइमों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, अग्नाशय के बारे में। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे पाचन की कार्य की या क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पाचन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, पाचन की कार्य की किस प्रकार की होती है। तो अगला हम देखिए पाचन की कार्यकी के बारे में। नेक्स्ट है वो अगला हमारा टॉपिक होगा पाचन की कार्यकी। फिजियोलॉजी ऑफ पाचन की कार्यकी या क्रियाविधि, उस बारे में हम बात करेंगे। तो आपको देखना है कि पाचन की कार्यकी या क्रियाविधि होती है वह निम्न 5 चरणों में संपन्न होती है। मनुष्य के अंदर पाचन की क्रियाविधि होती है वह निम्न 5 चरणों में पूर्ण होती हैं। पहला चरण होता है वह अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण के बाद में दूसरा चरण होगा वह होगा पाचन। दूसरा क्या होगा, पाचन। तीसरा चरण होगा वो आपको ध्यान रखना है पाचन के बाद में अवशोषण। कौन सा होगा, अवशोषण। अवशोषण के बाद में नए जीवद्रव्य के निर्माण की प्रक्रिया होगी जिसे हम क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। तो इस प्रकार से अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद में हमें 5वां पॉइंट ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है बहिक्षेपण। यानी अपाचित भोज्य पदार्थ होंगे, उन अपाचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बहिक्षेपण कहलाएगी। तो ये 5 चरण होते हैं जिनके माध्यम से पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। पहला कौन सा, अंतःग्रहण या इंजेशन, उसके बाद में डाइजेशन या पाचन, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, फिर एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, और उसके बाद में आप ध्यान देंगे बहिक्षेपण। ये 5 चरण होते हैं जिनके माध्यम से पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। आज हम पहला चरण देखेंगे किसके बारे में, अंतःग्रहण के बारे में। तो ध्यान दीजिए अंतःग्रहण किसे कहा जाता है, किस प्रकार से होता है। तो आप देखेंगे कि जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना। जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। जीवों द्वारा भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अंतःग्रहण कहलाता है। तो ये अंतःग्रहण किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अंतःग्रहण कहलाता है। उसके बाद देखिए मनुष्य है वो किस प्रकार का प्राणी है, सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, सर्वाहारी प्राणी है, और यह सर्वाहारी प्राणी होता है तथा ये भोजन को ग्रहण करेगा। तो अंतःग्रहण के बाद में क्या करेगा, तो आपको ध्यान का अंतःग्रहण किसके माध्यम से करता है, तो आपको ध्यान का कर्तंक की सहायता से काट करके, जो कर्तंक दांत होते हैं, कर्तंक दांतों की सहायता से, कर्तंकों की सहायता से भोजन को कुतरता है, की सहायता से कुतर कर भोजन को क्या करते हैं, कुतरने का कार्य करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, सहायता से छोटे टुकड़ों में बांटकर क्या करेंगे, ग्रहण किया जाता है, अंतःग्रहण करते हैं। तो मनुष्य अंतःग्रहण किसके माध्यम से, यानी भोजन होगा उसको पहले कर्तन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, काट देता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको फिर क्या करेगा, अंतःग्रहण किया जाता है। अंतःग्रहण के बाद में आप ध्यान देंगे तो अग्र चवर्णक एवं चवर्णक दांत होते हैं। अग्र चवर्णक
और दूसरे कौन से होते हैं, चवर्णक दांत होते हैं। इन अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों की सहायता से भोजन को पीसा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से भोजन को अग्र चवर्णक और चवर्णक की सहायता से किया जाएगा, पीसा जाएगा। यानी यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यांत्रिक रूप से भोजन के पाचन की क्रियाविधि प्रारंभ हो जाती है। भोजन का पाचन कैसा होगा, पहले यांत्रिक रूप से पाचन होता है। साथ में आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार से अग्र चवर्णक और चवर्णक की तरह भोजन को पीसने के साथ साथ आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो लार ग्रंथि होती है उन लार ग्रंथि की सहायता से, जीवा की सहायता से, जीवा और आप ध्यान देंगे दांतों एवं जो मुख गुहा होती हैं उसमें उपस्थित पेशियाँ होती हैं उनकी सहायता से, हम लार की सहायता से भोजन को क्या किया जाता है, लार की सहायता से भोजन को मुख गुहा में घुमाया जाता है। सहायता से भोजन को मुख गुहा में क्या किया जाता है, भोजन को चबाया जाता है एवं चबाया जाता है। तथा साथ में आप ध्यान देंगे चबाने के साथ साथ इसको एवं मुख गुहा में घुमाया जाता है, मुख गुहा में घुमाया जाता है, मुख गुहा में घुमाया जाता है। और मुख गुहा में घुमाने के फलस्वरूप इसमें लार मिल जाती है और लार मिलने के कारण से यह बोलस या निवाले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी किस रूप में, बोलस या निवाले के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और बोलस या निवाला होता है उसका क्या कर लिया जाता है, अंतःग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से पहली प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है, अंतःग्रहण। तो ध्यान दीजिए, जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी होता है। कर्तंक दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में रूप में काट करके अंतःग्रहण किया जाता है। अंतःग्रहण के बाद में अग्र चवर्णक एवं चवर्णक, प्रीमोलार एवं मोलार दंतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है, पीसा जाता है और तथा जीवा दांतों एवं लार की सहायता से भोजन को चबाया जाता है एवं मुख गुहा में घुमाया जाता है, जिसके फलस्वरूप लार उसमें मिल जाती है एवं भोजन बोलस या निवाले के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिनका अंतःग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से पहली प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है, वो कौन सी होती है, अंतःग्रहण कंप्लीट होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अग्नाशय ग्रंथि और उसके बाद में भोजन के पाचन की क्रियाविधि में पहली आपको ध्यान रखना है, वो किसके बारे में ध्यान रखना है, अंतःग्रहण के बारे में। अगले नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि पाचन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, पाचन कहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। तो मुख गुहा से पाचन की क्रियाविधि प्रारंभ हो जाएगी। मुख गुहा के बाद में हम देखेंगे कि मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है, फिर अमाशय में पाचन, फिर उसके बाद में आंत्र में पाचन होता है, उस क्रियाविधि के बारे में डिटेल से अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।